तो हम लोग इस चैप्टर के हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के नोट्स पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम हिस्ट्री में क्या है, देखिए की पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उससे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना जरूरी होता है। तो हम लोग पूरी बात को तब समझेंगे। तो आप नोट्स लेकर बैठिए, वर्ड मीनिंग्स भी हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय ऐसा हुआ करता था जब हिस्टोरियंस जो थे वो डेट्स में बहुत रुचि लिया करते थे, वो तारीखों के जादू में खोए हुए रहते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। बहुत हीटेड गर्मा गर्म बहसें चलती थी कि कब कौन सा युद्ध हुआ इन्हीं तारीखों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। अगर एक आम अगर भाषा में अगर समझें तो हिस्ट्री जो है वो डेट्स का, तारीखों का एक पर्याय माना जाता था। मैंने आपको लिखवाया था वर्ड मीनिंग्स में सिनोनिमस नोशन, सिनोनिमस पर्याय। तो हिस्ट्री को तारीखों का पर्याय माना जाता था। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आपने सुना होगा ये कहते हुए, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा कई बार लगता हो। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू? अब आप बताइए, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इसमें कोई भी शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। अलग अलग समय पर जो बदलाव आएंगे वही तो इतिहास बनेगा ना फ्यूचर में। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ये इसका संबंध इस बात से है कि हिस्ट्री में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। आज की डेट में हम उनमें देख रहे हैं तो क्या चेंजेस आ चुके हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जब भी हम समय के बारे में जिक्र करते हैं तो हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि पहले ये चीज ऐसे हुआ करती थी, बाद में ये चीज ऐसी है। तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी हैव सी अराउंड अस। ये जो आज के वर्तमान जब समय में जब हम लोग रहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम लोग हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसमें हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हमेशा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। तो हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि जैसे जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? तो लेकिन हम सभी के सामने कभी कभी ऐसे अचंभे वाले क्षण आते हैं कि कई बार हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, वो क्वेश्चन ही हिस्टोरिकल होते हैं। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर when did people begin to drink टी और कॉफी। अभी हम रोड साइड में किसी को अगर चाय का चुस्कियां लेते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है, हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये सब कब से शुरू हुआ होगा। When did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, ट्रेन की विंडो से देखते हुए, you may ask yourself, when were railways built? आपके मन में सवाल आ सकता है कि रेलवेज कब बने होंगे। इसीलिए मैंने नोट्स में आपको लिखवाया था कि पहला फुल स्केल वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव किसने बनाया था, तो आप नोट से देख सकते हैं। When were all railways built and how did people travel long distances before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. ये सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। सुबह सुबह जब आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में या उत्सुक हो जाते होंगे जानने के लिए कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिला करती थी। अब एनसीईआरटी की बुक में एक फिगर है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें क्या है कि ब्राह्मणास ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया
फ्रंटिस पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनल। नोट्स में हम लोगों ने लिखा था। तो ब्राह्मण ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था जेम्स रेनल से कि आप मैप्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कीजिए। तो ये 1782 में ऐसा हुआ था। रेनल वॉज आस्क्ड बाई, देखिए वही है, रेनल वॉज आस्क्ड बाई रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। समझ रहे हैं आप इस बात को कि भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक, अंग्रेजों की विजय के समर्थक जेम्स रेनल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। तो इस जो फिगर है, जो ये तस्वीर है, इसमें यही दिखाया गया है कि भारत के लोग जो थे वो अपनी विल से, अपनी स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने की आग्रह कर रहे हो। देखिए हम लोग इस फिगर की बात कर रहे थे। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर को। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। ये जितने भी ऐतिहासिक सवाल हैं ये हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, टाइम के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। ये तो बात सही है कि समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। तो sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार गलत ऐसा साबित होता है कि ऐसी प्रक्रियाओं की कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है कि जो एक लंबे समय तक चलती रही है, कोई भी प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही तो उसकी एक तारीख तय करना ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। तो पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। भारत में लोगों ने चाय किसी एक दिन शुरू नहीं की होगी, इसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब किस दिन से शुरू की होगी। दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। इसके लिए टेस्ट डेवलप होता रहा समय के साथ में। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। कोई भी इसके लिए एक क्लियर डेट नहीं हो सकती इस तरह के प्रोसेस के लिए। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो हम कोई एक सिंगल डेट नहीं फिक्स कर सकते कि कब भारत में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ था और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और या राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था, और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ये जो इकोनॉमी और सोसाइटी में जो चेंजेस हैं कि कब किसी एक पर्टिकुलर डे से चेंज होना शुरू हुए थे, ये तय करना मुश्किल है। ऑल दीज चेंजेस हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीजें जो हैं ये एक समय के लंबे समय में घटती हैं, एक लंबा समय लेती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। हम सिर्फ और सिर्फ एक अवधि, एक ड्यूरेशन को, उसी के बारे में सिर्फ बता सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। या फिर एक लगभग सही अवधि, लगभग सही ड्यूरेशन के बारे में बता सकते हैं कि जब वे चीजें कोई एक खास बदलाव, जब उन चीजों में कुछ खास बदलाव दिखाई देना शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? फिर वही बात जो हमारे दिमाग में, मतलब कई बच्चों के दिमाग में आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर लोग इतिहास को क्यों तारीखों से जोड़कर देखते हैं? दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। ये जो जुड़ाव है, ये जो एक तारीखों के साथ इतिहास का जुड़ाव है, इसका एक कारण है। There was a time when history was an account of battles and big event। एक समय होता था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था कि बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी घटनाओं, इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता था उसी को ही इतिहास मान लिया जाता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये शासकों के बारे में हुआ करता था, महाराजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में हुआ करता था। और इस बारे में हिस्टोरियंस ने लिखा है। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड। हिस्टोरियंस किसके बारे में लिखते थे कि किस साल में राजा को राज सिंहासन मिला था, कि वो राजगद्दी उनको मिली थी। द ईयर ही मैरिड, जब कब उन्होंने शादी की थी, क्योंकि एक आम आदमी जैसे मान लिया, सिंपल सी बात है,
राजा महाराजाओं, जैसे आजकल की भी डेट है, आप लोग देखते होंगे कि तुरंत न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे जहां किसी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हुई तो पूरा 7-8 दिन पूरी वही न्यूज चलती है, वो चला करती है। और वहीं एक गरीब, एक छोटे, मतलब आप समझ रहे होंगे, एक कॉमन इंसान, शादियां हुआ करती हैं, किसको पता चलता है? क्या पूरे भारत में पूरी न्यूज चल जाती है? क्या उसका पूरा इतिहास वो लिख जाता है? तो एक बड़े लेवल पे जो हिस्टोरियंस लिखा करते थे। और आज के डेट में, और आज जब इतने संसाधन है, आज इतने सारे रिसोर्सेज हैं हर चीज के, तो और तब जब इतने नहीं हुआ करते थे, तब लिखने लिखाने का, इतिहास लिखने का काम सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए ही होता था कि उन्हीं की ही गाथा लिखी जाएंगी, आम आदमी की नहीं लिखी जाती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, किस साल में उसका बच्चा हुआ था, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, किसी एक विशेष युद्ध को वो कब लड़े थे, द ईयर ही डाइड, और किस साल में वो मरे थे, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और वह साल जब नया शासक, अगला शासक राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, तो ऐसे इवेंट्स के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए एक निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों की अगर हम देखते हैं, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। तो पिछले इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आपने देखा होगा, अब आपने पिछले उसमें, दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो खाते हैं, हाउ सिटीज डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप, कैसे शहर कैसे डेवलप हुए, कैसे शहर विकसित हुए, और किस तरह से जो ये बाजारें हैं ये सब फैले, किस तरह से किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किस तरह से नए नई रियासतें फैली, नए नए विचार फैले हैं, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, कैसे संस्कृतियां और समाज बदला। तो विच डेट्स, अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पर है, आपको समझाया जाएगा कि जैसा कि चैप्टर का नाम है, कैसे, कब और कहां, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कौन सी तारीखें, विच डेट्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बाई वॉट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, आखिर क्या पैमाना है, क्या क्राइटेरिया है कि एक सेट ऑफ डेट्स को हम इंपॉर्टेंट समझें। द डेट्स वी सेलेक्ट, जिनको हम सेलेक्ट करें, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी, जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं या जो तारीख जिसके बारे में, जिसके चारों तरफ हमारी कहानी घूमती है, हम कहानी लिखते हैं इतिहास में, आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वे खुद में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अब वे महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। वो महत्वपूर्ण कब बनती हैं? जब हम कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स पर फोकस करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, जब हम उनको सिंपल सी, अगर साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, हम उनको महत्व देते हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारे पढ़ने का, जो हमारे जो स्टडी का, जो अगर हमारे अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देंगे तो जो सिग्निफिकेंट डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। कंसिडर एन एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो ब्रिटिश इतिहासकार हुए उन्होंने जो इतिहास लिखा है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट, हर गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट रहा है। दीज हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, मैंने आपको लिखवाया था 1773 नोट्स में, नोट्स आपके पास होंगे, अगर आपने नहीं वीडियो देखी नोट्स की तो प्लीज जाकर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो वो हिस्ट्रीज जो है कि हाँ, गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, पहले वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइसराय के साथ में खत्म होती। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डेट्स, वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक्स, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डविंग, इरविन एटसेट्रा, कई सारे हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए हैं
उनकी हिस्ट्री में हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण रहा है। समझ रहे हैं आप? ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों, जैसा कि हमने नाम बताए इतने सारे, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा इस बात को समझिएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश ने ही, उनके लिए किस चीज पर उनका फोकस था, हमको ये समझना है। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल। ऐसा लगता है कि ये गवर्नर जनरल और वॉयसराय का एक नेवर एंडिंग सक्सेशन चलता रहे। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज। इन सारी हिस्ट्री बुक्स में जो भी डेट्स है वो इन पर्सनैलिटीज से डेट्स लिंक्ड है टू देयर एक्टिविटीज, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. तो मतलब ऐसा लगता है कि इनकी जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन उठता है, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? समझ रहे हैं आप इस बात को? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सके? नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय, मतलब गवर्नर जनरल के इतिहास के फ्रेम में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, है कि नहीं? तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। When we write history और a story, जब हम इतिहास लिखते हैं या कोई भी कहानी लिखते हैं, we divide it into chapters, हम उसको चैप्टर्स में बांटते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ये सिर्फ और सिर्फ हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि हर अध्याय में कुछ ना कुछ सामंजस्य रहे, कुछ ना कुछ कोहेरेंस रहे। It is to tell a story in a way that makes some sense. ये स्टोरी को बताने का एक तरीका होता है कि जिससे कुछ अर्थ निकले कि पहले हमने ये चीज पढ़ी, हाँ अब इससे आगे वो चीज पढ़ते हैं, फिर वो चीज पढ़ते हैं, एंड कैन बी फॉलोड, और फॉलो की जा सके। इन द प्रोसेस we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. तो इस प्रोसेस में हम ध्यान किस पर देते हैं? हमारा ध्यान किस पर होता है? इस प्रोसेस में हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं घटनाओं पर रहता है कि जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं, उस कहानी को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल रहती हैं। In the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. तो जो हिस्ट्रीज थी ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के जो चारों ओर घूमा करती थी, उनमें जो इंडियंस की जो एक्टिविटी थी वो सिंपली नहीं फिट बैठती हैं। दे हैव नो स्पेस, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। व्हाट देन? तो फिर डू वी डू? व्हाट देन डू वी डू? अब क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि जब उनमें नहीं मायने रखती थी तो उनके लिए जब वहां कोई जगह नहीं, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। खाका आप समझते हैं ना, कि हमें अपने इतिहास का एक अलग फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अब तक जिन डेट्स को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। क्योंकि अब हम जब इंडियंस की लाइफ को फिट कर रहे हैं, पहले वो नजरिया कुछ और था, अब हमारा नजरिया बदला है, तो डेट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बदल जाएंगे। अब हम पर इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अभी एक भारतीय के नजरिए से जो तिथियां हैं वो महत्वपूर्ण होंगी। तो और अभी चैप्टर में मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था लिप्टन टी के बारे में, तो वो भी एक फिगर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर मैंने क्यों लिप्टन मंजे उत्तम चा लिखवाया था। ये एक यहाँ पर बना हुआ है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन्स टी। देखिए, ये देखिए फिगर 2 में विज्ञापनों से भी पसंद, लाइक और डिसलाइक ये भी जो है तय होती है। अब देखिए, ये जो पुराने एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये हमें समझने में इनसे ये मदद मिलती है कि जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के लिए वो किस तरह बने, किस तरह तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई, नए नए इंटरेस्ट किस तरह से ट्रेंड में आ गए। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन, यह एडवर्टीजमेंट इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। अब देखिए, इस फोटो में, इस चित्र में पीछे की तरफ एक भारतीय आपको पैलेस टाइप का दिख रहा है, महल दिख रहा है, ठीक है। और जबकि आगे के हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का जो 3rd बेटा था प्रिंस आर्थर,
वो एक घोड़े पर बैठा हुआ है, और जो प्रिंस आर्थर हैं उनको मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि इनको ड्यूक ऑफ कैनॉट की जो है पदवी इनको दी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधियां, हम ड्यूरेशन कैसे तय करते हैं। पूरा चैप्टर डेट्स पर ही है। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, मैंने आपको बताया था जेम्स मिल और जेम्स रिनेल अलग थे, वो जियोग्राफर थे। अभी हम बात कर रहे हैं स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर के बारे में। पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने एक बड़ा सा 3 वॉल्यूम वर्क इन्होंने पेश किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मैंने बताया था कि मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा तो समझाऊंगा कि इनका पीरियड, इनका क्लासिफिकेशन क्यों नहीं सही था, इसमें क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। इन्होंने इसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उसमें फॉल्स होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें पूछा जाता है कि क्या जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में डिवाइड किया था? नहीं, ये गलत है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इन्होंने डिवाइड किया था। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। इसको बड़ा एक्सेप्ट किया गया। अब समझिए कि इसको इन्होंने इस तरह से बांटा और इसको बहुत एक्सेप्ट किया गया, ज्यादातर लोगों ने मतलब इसको मान लिया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को इस तरह से देखने में? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? हमको इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. ऐसा हमको इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्व, आखिर उसके सेंट्रल पॉइंट्स हैं क्या, ठीक है? तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important. इसका मतलब क्या हुआ? जो हम अवधियां बांटते हैं तो इसमें हम ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये शब्द हिस्ट्री के बारे में हमारे विचारों को भी दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से, एक ड्यूरेशन से, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में आए जो भी चेंजेस हैं उनका क्या महत्व होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो मिल थे, जेम्स मिल, थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। इनका ऐसा मानना था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं वो, इनका जो सभ्यता का, इनका जो सामाजिक स्तर है वो यूरोप से निचला है। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslims despots, मैंने बताया था dictators, Hindu and Muslim despots ruled the country. तो इनके अकॉर्डिंग कि जो अंग्रेज भारत में जब आए थे उससे पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल रिलीजियस बैर समझ रहे होंगे, रिलीजियस इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, कास्ट टैबूज, जो जाति के जो बंधन थे, जातिगत बंधन, और सुपरस्टिशियंस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड। इन्हीं सबका जो अंधविश्वासों का बोलबाला था, ऐसा इनका मानना था समाज में भारतीय। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश शासन है, ये भारत को सभ्य बना सकता है, भारत को सिविलाइज कर सकता है। टू डू दैट इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। और ऐसा करने के लिए उनको, ब्रिटिश को, यूरोपियन मैनर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यहाँ पर यूरोपियन आर्ट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यूरोपियन आर्ट इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे, यहाँ पर यूरोपियन लॉज समझाने पड़ेंगे। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। तो मिल का ऐसा भी सोचना था कि अंग्रेज भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए अंग्रेजों को, जिससे भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, ऐसा मिल का मानना था। और फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प।
वो ऐसा भी सोचते थे कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति कर ही नहीं सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? अब देखिए, अब वो एक ब्रिटिश के द्वारा ऐसा लिखना था तो तुरंत विचार, क्योंकि उनका फोकस किस पर था, तुरंत विचार बदल गए। तो इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति की और सभ्यता का प्रतीक था। उनके अकॉर्डिंग अंग्रेजी शासन से पहले यहाँ भारत में अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्या इतिहास को किसी दौर को, मतलब इतिहास का कोई भी एक फेज हम हिंदू या मुसलमान के दौर में कह सकते हैं? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्या सिर्फ और सब जैसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश बांटा था, क्या उस समय जो और भी कई सारे रिलीजियस बिलीफ चलते हैं, क्या जैन के रिलीजियस बिलीफ्स को आपने बिल्कुल नकार दिया? क्या ये ठीक है? उनको भी तो वैल्यू देना चाहिए। उस समय बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म बहुत सारे हुआ करते थे, तो आपने सिर्फ इन 3 उस पर बांट दिया। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन जो उस समय पर जितने इन्होंने मेंशन किए, उसको छोड़कर जो मेंशन नहीं किए हैं, उनके जीवन और उनके तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। क्या ये बात सही है? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। कि सोचिए, सभी शासकों का एक ही धर्म, ऐसा नहीं होता था। सेम फेथ नहीं होती थी उनकी। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से हटकर हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब ये जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था, इससे हटकर जो कई इतिहासकार थे, तो उन्होंने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अब देखिए, इस क्लासिफिकेशन की भी अपनी समस्याएं हैं। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स। इट इज अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी लाइक साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये पश्चिम से लिया गया था, ठीक है। तो वहां मॉडर्न का मतलब ये हुआ करता था। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, और जो मेडिवल टर्म था ये उस सोसाइटी के लिए यूज होता था वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, जहां पर ये मॉडर्न सोसाइटी के जो फीचर्स थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम ये जो इन्होंने मॉडर्न पीरियड का जो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, तो आधुनिक काल की, क्या इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। लेकिन वहां पर जो मॉडर्न हिस्ट्री वर्ड यूज किया गया है, मॉडर्न, तो वो विकास के लिए, जैसा आप लोगों को बताया कि पश्चिम से लिया गया है, तो भारत में नहीं था, स्वतंत्रता नहीं थी लोगों को, आर्थिक विकास और प्रगति का। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, और कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं कि वो इसको कॉलोनियल रूल कहते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? अब बात आती है कि कॉलोनियल है क्या। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। अब इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पर आए और उन्होंने भारत को जीता, यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। सबजुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, किस तरह से जो लोकल नवाब हुआ करते थे, लोकल राजा हुआ करते थे, उनको अपने अधीन किया, उनको अपने सबजुगेट किया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इकोनॉमी और यहाँ की समाज, यहाँ की सोसाइटी, किस तरह से उस पर अपना इन्होंने कंट्रोल किया। कलेक्टेड रेवेन्यू, कैसे यहाँ से इन्होंने कर रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी आए बाद में, तो फिर उन्होंने अपना शासन चलाया, तो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे, उनको किस तरह से उन्होंने रेवेन्यूज के थ्रू जो है ओवरकम किया। बॉट द गुड्स दे वांटेड, जो उनको गुड्स चाहिए थे वो कैसे उन्होंने खरीदे एट लो प्राइसेस, कम प्राइसेस पर।
प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, कैसे उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस की जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे यहाँ से। अभी आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने कितना जो है उनकी ऑप्रेसिव पॉलिसीज रही हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस, और आप तब समझेंगे कि ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो बदलाव आए हैं, आप इनको समझेंगे कि किस प्रक्रिया के तहत ये बने। आप ये पूरा इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। तो यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। और आप एक ये भी आपको बात पता चलेगी कि सारे वर्ग और सारे समूह ये जितने भी चेंजेस हैं उनको एक ही ढंग से नहीं अनुभव करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया। मेरे अतीत नहीं नाम दिया, हमारे अतीत। हमारे का मतलब होता है हम, यानी कई अतीतों पर केंद्रित है, कई पास्ट पर जो है फोकस्ड है। इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में अवर पास्ट प्लूरल में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक का नहीं है, सभी का, क्योंकि एक ही टाइम पर सभी की लाइफ अलग तरीके से चलती है, एक ही तरीके से नहीं चलती है। हाउ डू वी नो? अब क्वेश्चन आता है, हम किस तरह जानते हैं? What sources do historians use in writing about last 250 years of Indian history? तो अब भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उन्होंने इस्तेमाल किया? अब इससे पहले हम एक यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है, जरा उसको पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट इन 1946 में द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी। जो बगावत थी उसको ये दबाना चाहते थे, उसको ये रोकना चाहते थे। दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी, जो कि रॉयल इंडियन, जो वहीं 1946 में जो बगावत उस समय रॉयल इंडियन नेवी के दफ्तरों पर जो कब्जा कर लें, ठीक है, इस तरह से जो शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं, उन पर देखते हैं जरा। तो जो भारतीय नौसेना के जहाज थे उनमें सिपाहियों की जो बगावत थी उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। तो उस समय की जो रिपोर्ट्स इन्होंने दी हैं, अलग अलग सैंपल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होम रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। अलग अलग बंदरगाह से जो होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट्स मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं। बॉम्बे, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक, ये होम डिपार्टमेंट को अलग अलग बंदरगाहों से जो रिपोर्ट मिली थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। बॉम्बे से जो रिपोर्ट मिली थी, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इनका कहना क्या था? बॉम्बे से जो रिपोर्ट आ रही थी, बॉम्बे में ये कहा जा रहा था इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले, सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं, ठीक है। तो कराची से जो रिपोर्ट आ रही थी, 301 म्यूटिनियर्स आर अंडर अरेस्ट। जो 301 बगावत करने वाले विद्रोही हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड अ फ्यू मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, और कुछ और भी हैं जिन पर कड़ा संदेह है, उनको भी अरेस्ट करना है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। ये जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं किसके? होम डिपार्टमेंट को। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए जाने हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है, जितने भी दफ्तर है वो सैनिक निगरानी में। वाइजैक से क्या रिपोर्ट आ रही थी? विशाखापट्टनम से। द पोजीशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज अकर्ड। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। मतलब पोजीशन पूरी तरह से कंट्रोल में है हमारे और वायलेंस नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स। मिलिट्री गार्ड को शिप्स पर मतलब कि उनको पोजीशन वो वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, जो भी दफ्तर हैं, no further trouble is expected except a few men may refuse to work। कोई और दूसरी परेशानी एक्सपेक्ट भी नहीं की जा रही कि ऐसा होने, हाँ, सिर्फ एक उम्मीद भी नहीं किसी और परेशानी की, सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये कहां से ली गई रिपोर्ट? डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन, रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर 5/21/46, होम ब्रैकेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक गवर्नमेंट रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी। तो अब हम लोग देखते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग पढ़ रहे थे ना, हाउ डू वी नो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो प्रशासन होता है वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है. वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. एक इंपॉर्टेंट सोर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एक अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे. हिस्टोरियंस जो होते थे उनका एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया हुआ एक ऑफिशियल रिकॉर्ड. द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट. ब्रिटिश बिलीव करते थे कि जो ये लिखने का जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. सारे इंस्ट्रक्शन, निर्देश, सारी योजनाएं, सारी पॉलिसीज, सारे जो निर्णय लिए जाएं, सारे एग्रीमेंट समझौता हो या कोई भी जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उनको क्लियरली लिखा जाना चाहिए. वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. जब यह काम अच्छी तरह से हो जाता है तो उसके बाद उन जो भी चीजें हैं उन पर अच्छी तरीके से अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है. तो दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. तो ये जो एक विचार था, ये जो एक धारणा थी, एक जो समझदारी थी, इसी के चलते जो मेमोज होते हैं, ज्ञापन देना, और जो नोटिंग्स होती हैं, और मतलब जो टिप्पणी वगैरह होती हैं, और जो रिपोर्ट्स होती हैं, प्रतिवेदन, तो इसकी ये जो संस्कृति थी, प्रशासनिक कल्चर, ये वहां से तैयार हुआ, मेमोज देने का, नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का. द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. ये जितनी भी ऑफिशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, इनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता है. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स. तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम सेटअप किया. अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम सेटअप किया जो कि सभी शासकीय संस्थाओं से अभिलेख कक्ष बनवा दिए. संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवा दिए उन्होंने. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस. अब देखिए सभी शासकीय, अब कहां कहां पर किस तरह से बनवाए. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स. इन सभी का रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनवा दिया. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी तैयार किए, लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स. तो संग्रहालय और ये जो मतलब अभिलेखागार जिनको आर्काइव कहते हैं, और म्यूजियम, संग्रहालय, ऐसे भी संस्थान इन्होंने बनवाए इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी read in the archives. अब आप देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो भी प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज भी आप अभिलेखागारों में, आर्काइव्स में जाकर देख सकते हैं. आप यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड. आप वो नोट्स और रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं जो उस समय डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, जिले के जो अधिकारी होते थे, वो प्रिपेयर करते थे. और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. और आप वो निर्देश भी पढ़ सकते हैं जो ऊपर बैठे अफसर होते थे, जो नीचे प्रांतीय अधिकारी होते थे, उनको कोई अगर निर्देश देते थे या सुझाव देते थे, वो भी आप देख सकते हैं. तो जो 19th सेंचुरी थी उसके जो अर्ली ईयर्स थे, शुरुआत के जो साल हुआ करते थे, उनमें इन दस्तावेजों को, इन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली इनकी कॉपी बनाई जाती थी, इनकी नकलें बनाई जाती थी. तो ये पूरा सिस्टम से इन्होंने किया था. अब आगे देखते हैं. कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट. इनकी कॉपी बनाई जाती थी और बहुत अच्छी तरह से कैलीग्राफिस्ट से लिखवाया जाता था. दैट इज बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. और वो भी उनसे जिनको जो स्पेशलाइज्ड होते थे अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में. बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing,
Multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. और फिर जब मध्य का समय आया 19वीं सदी के, तब तक ये छपाई शुरू हो चुकी थी, प्रिंटिंग की टेक्निक फैल चुकी थी। तो इस टेक्निक के सारे अब हर सरकारी विभाग की कार्रवाई, हर सरकारी विभाग की प्रोसीडिंग्स जो होती थी, उसकी कई कई कॉपीज बनाई जाने लगी। अब हम आते हैं ये, हाँ, और आपको नेशनल आर्काइव्स में दिखा देता हूं, इसमें है ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जो कि 1920 में बनी थी। अभिलेखागार है जो कि 1920 में बना था। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरेगल पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशंस हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये आपने फोटो भी देखी, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था, नई दिल्ली बनी थी, तो उस समय राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय का जो निवास था, जो वायसराय का निवास था, उसके करीब ही, उसके पास ही बनाए गए थे। इससे पता चलता है, सोचिए वायसराय की आवास के पास में, तो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था, कि इतने इम्पोर्टेंस प्लेस, इतने जो है उसको मेन जगह पर उसको बनाया। चलिए, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। अब पढ़ते हैं, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। सर्वे का अंग्रेजों का विश्वास था, जो ब्रिटिश थे उनका ये विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, किसी भी देश पर। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में डिटेल्ड सर्वेज करवाए गए, जिससे पूरे भारत का, पूरे देश का एक नक्शा तैयार किया जा सके। तो बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए। और इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, गांवों में राजस्व सर्वेस करवाए गए, राजस्व सर्वेक्षण करवाया गया। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, टू नो अबाउट द रीजन। आप समझ रहे हैं ना कि इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का भी पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अब एंड पर आते हैं। सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। जो जनगणना थी वो भी हर 10 साल पे करवाई जाने लगी। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India। तो इसमें कई सारे लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया गया भारत की सभी प्रोविंसेस में। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, और देखिए ये जो रहने वाले सभी लोगों की जनसंख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण आप समझ रहे हैं, इसके अलावा बोटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। एंथ्रोपोलॉजी आप समझते होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। वानस्पतिक सर्वेक्षण, बोटेनिकल सर्वेक्षण, जूलॉजिकल प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण पुरातत्वीय सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेक्षण मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, जो मानव शास्त्र होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, वन सर्वेक्षण करवाए गए, कई दूसरे भी सर्वेक्षण किए जाते थे। अब ये देखिए फिगर 5 है, ये कस्टर्ड एप्पल, शरीफे का पेड़ है 1770 में। तो ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक बोटेनिकल गार्डन का और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में डिफरेंट प्लांट्स के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। और ये जो सैंपल्स होते थे, इनके चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, जो लोकल आर्टिस्ट होते थे उनसे इनके चित्र भी बनवाए जाते थे। अब हिस्टोरियंस इस बात पर ध्यान दे रहे हैं
कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी। और इससे उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या पता चलता है। चलिए अब चैप्टर एंड होने वाला है, एंड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको हमने बताया था कि ये इतने बड़े ये जो पूरे लिखित रिकॉर्ड्स जो भंडार हैं, इनसे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी ये जो जितने रिकॉर्ड्स हैं इनसे हम बहुत कुछ पता, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट। ये हमको वही बात बताएंगे कि कैसा अधिकारी सोचते हैं, कैसा ऑफिशियल्स सोचते हैं, कैसा वो सोचते थे, किन चीजों में वे इंटरेस्टेड थे, दे वर इंटरेस्टेड इन, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। और वो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए वो क्या सुरक्षित रखना चाहते थे। These records do not always help us understand what other people in the country felt. ये हमेशा हमें मतलब इससे हमें हमेशा ये नहीं समझ मिलती थी कि जो बाकी के जो लोग हैं, जो और लोग हैं देश में, जो और वो क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनकी कार्रवाइयों की, और उन्होंने जो भी किया उसकी वजह क्या थी, जो लोग उस समय कर रहे थे उनकी वजहें क्या थी। अब मैं आपको कुछ जो इसमें फिगर्स बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832। नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द फोरग्राउंड। आपको दिख रहे होंगे जो इंस्ट्रूमेंट सर्वेज में यूज किया है वो आगे की तरफ आपको दिख रहे होंगे सामने रखे हुए, टू एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। और ऐसा क्यों वो सामने रखे हो, अब फोटो वहां रखे थे वो अलग बात है, लेकिन फोटो में भी इन्होंने शो किया है कि आगे वो रखे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताते हैं कि वहां पर ये उनका जो बनाने वाला जो चित्रकार है वो ये जो प्रोजेक्ट है इसके वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है, इसीलिए वो आगे आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप फोटो देख रहे होंगे, तो इसमें द रेबल्स ऑफ 1857, जो 1857 के जो विद्रोही थे। इमेज नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर, हमको कोई भी तस्वीरें उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इनसे हम जो भी जिसने उनको बनाया है, जो भी उसका चित्रकार है, उसकी सोच पता चलती है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रेबल हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में, जो पिक्चर्स के साथ में जो उन्होंने पुस्तकें अंग्रेजों ने जो तैयार की गई थी, उसमें यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है, जो मैंने भी आपको दिखाई है। ये जो इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, उसके नीचे क्या लिखा होता था मैं आपको सीधे हिंदी में बताता हूँ। बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, जो उस समय विद्रोह कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, तो अंग्रेजों की नजर में ये जो रेबल्स हुआ करते थे लालची होते थे, दुष्ट होते थे और बेरहम होते थे। इस विद्रोह के बारे में अभी हम आपको आगे जो चैप्टर 5 होगा उसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए हम कहाँ पर थे, फिर से वहीं पर पहुंचते हैं। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। यह सब जानने के लिए हमको, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि ये सारे रिकॉर्ड्स वो बातें नहीं बताते हैं, अब आखिर उस समय उनके क्या जो कार्रवाई उन्होंने की, क्या एक्शंस रहे, उसके पीछे वजह क्या थी, तो इन सारी बातों को हमको जानने के लिए कहीं और देखना पड़ेगा। when we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records। बात को आप समझ रहे हैं कि ये जब अगर हम इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, और जब हम ऐसे दूसरे सोर्सेस की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं है, उनमें भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल पड़ता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, जो लोग डायरीज लिखते थे, तीर्थ यात्राएं जो लिखते थे, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज लिखा करते थे, और यात्रियों के संस्मरण जो अपने जो संस्मरण लिख देते थे,
और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं जो उनकी बायोग्राफीज होती थी और स्थानीय मार्केट्स में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर उनको पढ़ें तो हम समझ सकते हैं उन और लोगों के विचारों के बारे में। तो जैसे जैसे एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर्स, और जैसे जैसे प्रिंटिंग छपाई का कार्य बढ़ता चला गया, न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, और जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चा होने लगी पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, जो लीडर्स थे और जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे उस समय, उन्होंने अपने आइडियाज को लिखा। पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, जो पोएट्स हुआ करते थे, नॉवेलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी लिखा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, और ये जितने भी सोर्सेज थे, इनको किसने प्रोड्यूस किया होगा? जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी, अब देखिए इनसे भी हमको सारी बातें नहीं पता चल सकती। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी होते थे और जो किसान होते थे और जो माइंस वगैरह में काम करते थे, जो माइन वर्कर्स होते थे, मजदूर होते थे, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनके अनुभवों से गुजर रहे थे। वो किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे, उनके बारे में तो हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जिन्होंने लिखा था वो पढ़ना लिखना जानते थे। तो अगर हम हमारी थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, ये किया जा सकता है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, और जब आप ये पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से किया गया। अब थोड़ा सा हम आपको एक और, जो सोर्सेस की बात कर रहे थे कि अलग अलग सोर्सेस, तो एक और पुरानी सोर्सेस में से कुछ राइटिंग इसमें लिखी हुई है, तो मैं वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जो कि उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। तो वो मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब इंसानों के खाने लायक नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। तो ये जो कोई भी अखबार होते हैं, तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन का मतलब जो चल रही होती बातें, उनसे हमें पता चलती हैं, उसमें छापा करता है, तो आंदोलनों का पता चलता है। तो यहाँ पर 1946 में एक पुलिस की जो पड़ताल हुई थी उसकी खबर है, जो देखते हैं। मोर देन 2000 पुलिसमैन, जो पुलिस स्ट्राइक हुई थी उसकी खबर है। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे, 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने दिल्ली में खाना खाने से मना कर दिया थर्सडे मॉर्निंग को, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरीज, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जो लो सैलरीज के विरोध में, एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम, और जो उनको गंदी क्वालिटी का खाना उनको जो मिलता था फ्रॉम द पुलिस लाइन के किचन से। एज द न्यूज स्प्रेड टू अदर पुलिस स्टेशन, और जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड करती हैं अदर पुलिस स्टेशन पे, क्योंकि आपको पता है कि खबर धीरे धीरे और भी जगहों पहुंचती जाती है, तो जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां पर भी द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक फूड, वहां पर भी लोगों ने खाना खाने से पुलिस वालों ने मना कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड, तो जो भी हड़ताल कर रहे थे वहां पर, उनमें से एक का कहना है, देखते हैं उन जो स्ट्राइक कर रहे थे उसमें से एक हड़ताली का क्या कहना था। पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती, हमें जो रोटी, हमें जो दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये मैंने आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताई है 22 मार्च 1946 की। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, क्योंकि वीडियो भी लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अपने वर्ड्स नहीं ऐड किए जो बुक्स में लिखे थे। एज इट इज़ मैंने बस उसकी मीनिंग बता दी, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स पढ़ दिए, लेकिन हिस्ट्री में हमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी सुनना ज़रूरी होता है। तो आप नोट्स ज़रूर लिखिए, नोट्स ज़रूर पढ़िए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाके, और बाद में आप एक्सप्लेनेशन, नोट्स को लेकर आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको फिर अभी इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स में सब क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं, और जितने भी चैप्टर्स, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट्स कवर कर सकूं। थैंक यू।